हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अकाउंट के एमसीक्यू करेंगे। अकाउंट के, ठीक है, अकाउंटिंग के एमसीक्यू करेंगे आज की क्लास में। तो एमसीक्यू नंबर जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, मतलब कि लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा पूछा गया है कौन सी होती है। तो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बिजनेस मतलब व्यवसायी, एक होती है स्टैटिक्स मतलब कि सांख्यिकी भाषा होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग की भाषा, या फिर इंडस्ट्री उद्योग की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, बिजनेस की भाषा होती है, मतलब कि जो अकाउंटिंग होती है उसकी बिजनेस की भाषा होती है, व्यवसाय की भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द वर्ड बुक कीपिंग डिनोट, मतलब कि जो पुस्तक पालन से आशय पूछा गया है, पुस्तक पालन से आशय। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डायलिंग ऑफ बुक्स, मतलब कि व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कीपिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, मतलब कि कीपिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मतलब कि लेखा पुस्तकों में रखना, लेखा पुस्तकों को रखना, सॉरी। उसके बाद लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक ऑफ बुक एंड फॉर सेल परचेज, पुस्तकों को क्रय विक्रय हेतु संभाल कर रखना, या फिर ऑल ऑफ एबव, लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि पुस्तक पालन का आशय क्या होता है। पुस्तक पालन का आशय होता है कि व्यावसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला, पुस्तकों को लिखने की कला होती है और वो उसमें पुस्तकों में रखने की कला होती है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का 1 नंबर ए ऑप्शन मतलब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। तो में लिखा हुआ है कि द बुक ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज, पुस्तक पालन का उद्देश्य पूछा गया है कि पुस्तक पालन का उद्देश्य है। द बुक ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि हम लोग बुक कीपिंग जो पुस्तक पालन बनाते हैं, जो लेखा पुस्तकें हम लोग बनाते हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता होगा। प्रत्येक काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इसमें पूछा गया है कि बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें को ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं कि व्यवसाय का लाभ हानि ज्ञात करना, मतलब कि बिल्कुल सही है। जो बुक हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को क्या है, व्यवसाय में हम लोग लाभ हानि ज्ञात करने के लिए बुक बनाते हैं। उसके बाद व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद व्यवसाय के देनदारों और लेनदारों को ज्ञात करना, मतलब कि कुल मतलब कि उधारी, और कुल मतलब कि उधार मैंने कितना किया हुआ है, और मतलब कि उधार लिया कितना है, तो इसे बोलते हैं कुल ज्ञात करना। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th आंसर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर मतलब कि विथ पुस्तक पालन, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पुस्तक पालन का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से है। तो जो पुस्तक पालन का मुख्य संबंध पूछा गया है कि वो किस में से है। अभिलेखन, वर्गीकरण, अभिलेखित आंकड़ों को प्रणालियों की रूपरेखा तैयार करना, आंतरिक प्रयोगकर्ताओं के लिए आंकड़ों का विवेचन करना, बाह्य प्रयोगकर्ताओं के लिए आंकड़ों का विवेचन करना, या फिर व्यावसायिक संचालन संबंधी वित्तीय आंकड़ों का अभिलेखन करना। जो पुस्तक पालन का मुख्य संबंध पूछा गया है, तो मुख्य संबंध होता है हम लोगों का 4th आंसर, इसका राइट आंसर होगा इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आंकड़ों का अभिलेखन करना। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ, सॉरी 4 के बाद 5 क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेखांकन का मुख्य कार्य है। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि लेखांकन का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य पूछा है, वो कौन सा है। तो मुख्य कार्य बताइए कि लेखांकन का मुख्य कार्य कौन सा है। लेखांकन का मुख्य कार्य, तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना, व्यवसाय के गुणों का अभिलेखन करना, व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना, कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, कि व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना, मतलब कि उनको लिखना प्लस उनका वर्गीकरण भी करना। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का 3, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कौटिल्य ने किस पुस्तक की कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने जो इस पर लिखा है वहाँ पर हुआ है कि किस पर पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जो कौटिल्य थे उसने किस पर पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो अर्थशास्त्र जो लिखी थी, कौटिल्य का नाम दूसरा होता है, कौटिल्य का दूसरा नाम पूछा जाता था, उसे चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य। ठीक है, तो कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं और इसी को दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इसे। तो इसने जो अर्थशास्त्र की लिखी थी बुक, ये राजनीति शास्त्र पर थी, राजनीति से संबंधित थी। ठीक है, तो जो अर्थशास्त्र की बुक थी ये राजनीति से संबंधित थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन एवं लेखांकन का आधुनिक विचार इन्होंने दिया है। तो लेखांकन का आधुनिक विचार किसने दिया है, ये पूछा गया है कि लेखांकन जो है वो कैसे आई है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कराए हुए हैं कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसको ल्यूकस पेसियोली ने किया है। तो यही लेखांकन के जन्मदाता या फिर फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है, ल्यूकस पेसियोली, जो कि कहाँ के थे, जो कि इटली के थे। ठीक है, इटली के थे ये ल्यूकस पेसियोली जी। कहाँ के थे, इटली के। इटली में कौन से नगर के, तो वेनिस नगर के, वेनिस नगर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इसका सदस्य है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट किसका सदस्य है, इसका जगह लगा हुआ है किसका सदस्य है, किसका सदस्य है। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग पूछा गया है किसका सदस्य है, 8वें का पूछा है। तो जो उसका सदस्य है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विभाग का, ये भी गलत आंसर। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति का, तो ये बिल्कुल सही है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का सदस्य है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में, और 9 में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के अंतर्गत आय एवं व्यय को उसी समय मान्यता प्रदान की जाती है जब वे प्राप्य या फिर देय होते हैं, चाहे उनकी वास्तविक प्राप्ति या भुगतान हुआ हो या नहीं। तो उन्हें हम लोग किस में रखेंगे, लेखांकन की नगद प्रणाली में, लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली में, या फिर उपयुक्त दोनों में, या फिर लिखा हुआ है कि बोथ ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसकी हम लोग, इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि सही लेखांकन समीकरण इंगित करता है। तो सही लेखांकन समीकरण जो है वो क्या इंगित करता है, तो कैपिटल बराबर एसेट्स प्लस लायबिलिटी। एक बार ये लिखी है पहले ऑप्शन में, एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स बराबर कैपिटल माइनस लायबिलिटी, या फिर लायबिलिटी बराबर कैपिटल प्लस एसेट्स। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो एसेट्स बराबर, इस फॉर्मूले को कहीं आप लोग लिख भी लीजिए कि एसेट्स बराबर हम लोगों की क्या होती हैं, कि एसेट्स बराबर होती हैं हम लोगों की कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कहीं कहीं आप लोगों से न्यूमेरिकल में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि कंपनी की एसेट्स हैं 5 लाख रुपए, ठीक है, और लायबिलिटी पूछा गया है कि लायबिलिटी दिया गया है उसमें कि 2 लाख रुपए। ठीक है, जो लायबिलिटी हैं वो कहा गया है 2 लाख रुपए, तो कंपनी की कैपिटल बताइए। तो ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एसेट्स, टोटल एसेट्स किसके बराबर होती हैं हम लोगों की, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैपिटल होगी हम लोगों की 3 लाख रुपए, तभी तो 3 और 2 मिलके 5 होंगे, और 5 इसका तब एसेट्स होंगी हम लोगों की। तो ऐसे भी करके न्यूमेरिकल में आप लोगों से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उनको मेरे वीडियो के द्वारा देख लीजिए। मैं ऐसे भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, और आज की सेट का ये मतलब फर्स्ट सेट है, इसका जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम लोग सेकंड सेट करेंगे कि गलत लेखांकन समीकरण इंगित कीजिए। तो इनमें से कौन सा गलत है ये इंगित कीजिए। तो मैंने पहले ऊपर आप लोगों को बता दिया सही वाला, अब आप लोगों को गलत बताना है। तो कैपिटल बराबर क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो एसेट्स में से अगर हम लोग लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों की क्या आ जाती हैं, कैपिटल आ जाती हैं।
तो इसका राइट आंसर देखते हैं आगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि एसेट्स बराबर होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एसेट्स बराबर ये क्या होता है, एसेट्स बराबर क्या होता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। उसके बाद सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कैपिटल लाइबिलिटी बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी बराबर एसेट्स प्लस कैपिटल, तो ये आंसर। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ये ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लाइबिलिटी बराबर क्या होता है कि एसेट्स प्लस कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। और सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के लिखा हुआ है कि पुस्तपालन व्यवहारिक लेखांकन व्यवहारिक लेन देनों को वहीयों के समूह में लिखने की कला है, यह किसने कहा है। तो इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि J.R. बॉटलीबॉय। आप लोगों को परिभाषा याद करके नहीं जानी है, एक दो परिभाषा अगर ऑप्शन में आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को परिभाषा, आप लोग कितनी परिभाषाएं, बहुत सी परिभाषाएं, किनको याद करेंगे, तो आप लोगों को परिभाषा नहीं याद करनी, बस कुछ जो परिभाषाएं हैं उनको देख लीजिए। ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही है कि पुस्तपालन व्यवहारिक लेन देनों की को वहीयों के समूह में लिखने की कला है। ये बात किसने कही है, विलियम पिल्किंस ने, या फिर R.N. कर्डन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर बॉटलीबॉय ने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये बात कही थी J.R. बॉटलीबॉय ने। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन के जन्मदाता, मतलब कि बुक कीपिंग, द फादर ऑफ बुक कीपिंग के जन्मदाता पूछा गया है। तो इसके जो राइट आंसर है आप लोगों ने देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि कार्टर, और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि स्पाइसर और पैगलर, और उसके बाद ल्यूकस पेसियोली। तो ये नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो इसलिए आप लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ल्यूकस पेसियोली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है। तो पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग की सबसे पहली इकाई कौन सी है। जर्नल, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है जर्नल, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है टोटल करना, या फिर तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है बैलेंस निकालना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहले नंबर पे। आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि जर्नल, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही इन क्वेश्चनों को पहले ही करवा दिया है। जर्नल के बहुत से, मतलब कि एक तो जर्नल की हम लोगों ने बहुत सी क्लास की हैं। क्लास मतलब कि पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2 किया हुआ है, पार्ट 3 किया हुआ है। तो जर्नल के MCQ बहुत किए हुए हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लोगों ने नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग लिंक दिख दिया है। आप लोग किसी के भी वीडियो मैंने स्टेप वाइज लगा दिए हैं जिसके भी किए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका राइट आंसर हो गया हम लोगों का जर्नल। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले सेट में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि अकाउंटिंग लैंग्वेज पूछा है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस वाली लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा लिखा हुआ है कि मुद्रा। तो इसका राइट आंसर है मुद्रा, इसकी लैंग्वेज है जो वो मुद्रा में है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा विवादित है क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कारक किसे कहा जाता है। तो हु इन्वेंटेड द डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो हु इन्वेंटेड डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ल्यूकस पेसियोली जी ने इसका आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है। तो एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का सबसे अंतिम चरण कौन सा होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि सूचना का संप्रेषण करना इसका सबसे अंतिम चरण होता है। ठीक है, सबसे अंतिम चरण लेखांकन का क्या होता है, सूचना का संप्रेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन इसका सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है। तो इसमें जो है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया जाता है
प्रस्तुत मतलब स्पष्ट कर दिया जाता है। तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित मतलब कि इसमें से होती है? सुबोधता, ठीक है, उसके बाद प्रासंगिकता, उसके बाद तुलनीयता, उसके बाद विश्वसनीयता। तो जब इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का तुलनीयता, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि मापने की सामान्य इकाई एक प्रतिवेदन साधारण रूप से प्रोत्साहित करता है। तो साधारण रूप से मापने के लिए क्या प्रोत्साहित करता है हम लोगों का? तो इसका राइट आंसर है मापने के लिए हम लोगों का तुलनीयता, मतलब कि तुलनीयता होनी चाहिए किसी भी चीज़ में हम लोगों की, मतलब कि जैसे मान लो कि तोलने के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसमें तुलनीयता होनी चाहिए, तो मापने के लिए क्या होनी चाहिए? तुलनीयता होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य हैं। तो पुस्तपालन के मुख्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है कि लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभावों का निर्धारण, या फिर आंकड़ों का विश्लेषण व निर्वाचन। तो इस और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्रबंध लेखांकन एक लिपकीय कार्य है। प्रबंध लेखांकन जो है वो एक लिपकीय कार्य है, या फिर भविष्य के लिए लेखांकन है, या फिर लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेखन तकनीक है, या फिर व्यवसाय की पूर्व क्रियाओं का विश्लेषण है। तो इन क्वेश्चनों में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस इनके हम लोगों को राइट आंसर करने हैं, क्योंकि ये सब थ्योरी के पार्ट है। और जहाँ मुझे जर्नल है जैसे तलपट है, ट्रायल बैलेंस है, अंतिम खाते हैं, तो इन्हें समझाने में हम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको समझाते हैं बस। उसके बाद ये तो सब थ्योरी का पार्ट है, तो ये तो है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो प्रबंध लेखांकन में इसमें पूछा है कि एक लिपकीय कार्य है, या फिर भविष्य के लिए लेखांकन है, या फिर लेन देन से संबंधित प्रबंध की अभिलेखन तकनीक है, या फिर व्यवसाय की पूर्व क्रियाओं का विश्लेषण है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों को लगाना है, तो इसका राइट आंसर है कि लेन देनों से संबंधित प्रबंध की अभिलेखन तकनीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ हैं। लेखांकन के जो लाभ हैं वो क्या हैं जिनको हम शामिल नहीं हैं, जिनमें शामिल नहीं होते हैं। तो लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ में जो शामिल नहीं होते वो कौन से हैं? वित्तीय विवरणों का निर्माण, उसके बाद लिखा है तुलनात्मक लाभ, या फिर लाभ हानि का निर्धारण, या फिर समृद्ध समूहों को सूचना देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का तुलनात्मक लाभ, ठीक है। तो इसका जो लाभ है वो शामिल नहीं है, तो इसमें ये शामिल नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है। तो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता में शामिल है अंशधारीगण, मतलब कि शेयर होल्डर्स, सरकार गवर्नमेंट, या फिर लेनदार को क्रेडिटर्स, उपयुक्त सभी। तो लेखांकन के उपयोगकर्ता में शामिल है, कौन कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का ये सभी लोग शामिल हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है। तो लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं होता है? निदेशक, या फिर ऋणदाता, स्वामी, या फिर अवयस्क। तो इसका जो मतलब कि लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है अवयस्क जो है वो इसका उपयोगकर्ता नहीं होता, क्योंकि अवयस्क तो अवयस्क होता है, वो इन कुछ चीज़ों को क्या जाने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई। तो पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक 1494 में ल्यूकस पेसियोली के द्वारा सबसे पहले आई, ल्यूकस पेसियोली के द्वारा की गई। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि पुस्तपालन का अर्थ है पुस्तकों को रखना, पुस्तकों का कार्यालय में रखना, या फिर पुस्तकों को व्यापारिक लेन देनों का हिसाब रखना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा हम लोगों का। आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, अभी हम लोगों ने किया है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, और ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लेखांकन का एक लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। आप लोग ये देख लीजिएगा कि पूछा है कि है या फिर नहीं है, ठीक है। ये नहीं पे जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। मतलब लेखांकन का कौन मतलब कि उपक्षेत्र नहीं है? पुस्तपालन, प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन, या फिर वित्तीय लेखांकन। तो इसमें से कौन सा उपक्षेत्र नहीं है लेखांकन का, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का उपक्षेत्र में लागत लेखांकन नहीं आता है। तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो आज कराए हुए हैं लेखांकन के, ठीक है।
अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं और आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे बना सकूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल एग्ज़ाम को देखते हुए मैं MCQ वीडियो बना रहा हूँ, फिर धीरे धीरे करके मैं इनके डिस्क्रिप्टिव पेपर भी बनाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।